Next topic, the topic is a new conservatism after 1815. So in this topic, we are going to learn the new conservatism that is established in the 1815 after the defeat of Napoleon. So Napoleon Bonaparte के defeat के बाद क्या हुआ ये देखते हैं. Following the defeat of Napoleon in 1815, European government was driven by the spirit of conservatism. इसका मतलब जब नेपोलियन का डिफीट हुआ 1815 में, यानी कि नेपोलियन जब बैटल ऑफ वाटरलू में हारे गए, तब उनके बाद यूरोपियन गवर्नमेंट पे कंजर्वेटिज्म का राज आया. तो कंजर्वेटिव्स कौन कौन थे देखते. कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड, तो कंजर्वेटिव्स में PRAB आते थे. ये 4 कंट्रीज आते थे जिसमें प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये 4 कंट्रीज आते थे जिन्होंने मिलके वाटर ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया था. तो वाटर ऑफ वाटरलू ही क्या होता है. वाटर ऑफ वाटरलू वो बैटल था जो प्राग और नेपोलियन के बीच का जो बैटल था उसे ही बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता है. कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट established traditional institution of states and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and family should be preserved. तो कंजर्वेटिव्स क्या बिलीव करते. तो हमने पिछले क्लास 9 स्टैंडर्ड में देखा था कि कंजर्वेटिव बिलीव दैट, तो कंजर्वेटिव पुराने ख्यालात के थे, वो ट्रेडिशनली बिलीव करते थे. तो कंजर्वेटिव्स यहाँ पे क्या बिलीव करते थे. तो कंजर्वेटिव्स यहाँ पे बिलीव करते थे कि तो वो बिलीव करते थे कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन जो थे, यानी कि स्टेट, सोसाइटी और द मोनार्की, चर्च और सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी, ये फैमिली, ये सारे रिस्टोर होने चाहिए और ये प्रिजर्व होने चाहिए, इसे ख़त्म नहीं करना चाहते, ऐसा वो बिलीव करते थे. आगे बढ़ते हैं. द मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज रिटर्न टू सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज. तो पर ज़्यादातर ऐसे ही प्रपोज करते थे कि जो प्री रिवॉल्यूशनरी डेज थे, यानी कि जो रिवॉल्यूशन से पहले के देश थे वो वापस आए, ऐसा उन्हें नहीं लगता था ज़्यादातर. पर जो मेन थे उन्हें ऐसा ही लगता था कि जो पीछे के देश थे, यानी कि जो मोनार्की थी या और जो चर्च थे, सोशल हायरार्की थे, वो वापस आए. तो आगे बढ़ते क्या है इनमें देखने के लिए. तो हुआ क्या, इन दोनों को लगता तो ऐसा था, पर हुआ क्या जनरली वो देखते. Rather, they realized from changing initiative by polishing that modernization could in fact strengthen traditional institution like monarchy. तो उन्हें लगा कि नेपोलियन ने कुछ इनिशिएटिव चेंजेस लाए हैं, तो ऐसे चेंजेस लाए दो हमारे मोनार्की को मॉडर्नाइज कर सकते, उन्हें हम लेना चाहिए. पर क्या हुआ आगे देखते हम. जो ट्रीटी ऑफ वेना फॉर्म हुई थी उसमें क्या हुआ वो देखते. इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रांग. तो उन्हें ऐसा लगता था कि जो नेपोलियन ने कुछ चेंजेस लाए थे, यानी कि नेपोलियन ने कुछ अच्छे चेंजेस भी लाए थे, तो उस चेंजेस के कुछ ऐसे चेंजेस है जो हमारे जो स्टेट है या जो मोनार्की है उसे ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रांग बनाती है, ऐसा उन्हें लगता था. तो आगे बढ़ते हैं. मॉडर्न आर्मी एंड इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म सेव्ड कुड स्ट्रेंथन ऑटोक्रेटिक मोनार्की. तो उन्हें ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी का इफिशियंस होना जरूरी है, इसके बाद डायनामिक इकोनॉमी होनी चाहिए, और जो फ्यूडलिज्म जो सिस्टम थी और सेव्डम, इसे एबोलिश करना चाहिए, तभी हमारे यहाँ मोनार्कीज को अच्छी तरह से चलना ठीक होगा. तो आगे बढ़ते. Now the next one is in 1815 representative of European powers, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रेलिया. तो इसे ये जो 4 थे, जो प्राग, जिसे हम शॉर्टकट में प्राग से याद रखते हैं, PRAB, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, ये कंजर्वेटिव पावर में आते थे. हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन. तो इन्होंने ही 4 ने मिलके नेपोलियन को डिफीट किया था. मेट एट वेना टू ड्रॉ अ सेटलमेंट ऑफ फॉर यूरोप. तो जब भी पहले कभी भी वॉर होता था उसके बाद कुछ ट्रीटी या सेटलमेंट की ट्रीटी साइन होती थी. तो यहाँ पे भी ऐसी एक ट्रीटी साइन हुई है जिसे नाम दिया गया है ट्रीटी ऑफ वेना. तो ये वेना में साइन हुई थी. वेना कहाँ है मुझे ठीक से पता नहीं, पर मैं आपको बता दूंगा. तो वेना में साइन हुई थी ट्रीटी, इसीलिए इस ट्रीटी को कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वियना. तो ट्रीटी ऑफ वियना इसे कहा जाता है. तो ट्रीटी ऑफ वेना साइन की गई थी. तो आगे बढ़ते क्या है. तो इसमें जो मेन रीजन था, या होस्टेड किसके, द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन कैंसर ड्यूक मैटरनिक. तो हमेशा ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये MCQ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. ऑस्ट्रेलियन कैंसर ड्यूक मैटरनिक, तो किसने को होस्ट की थी. तो ऑस्ट्रेलियन कैंसर ड्यूक मैटरनिक. तो आगे बढ़ते हैं. द डेलीगेट्स. सो द डेलीगेट्स ड्रू ऑफ ट्रीटी ऑफ वेना. तो ट्रीटी ऑफ वेना इन 1815. तो
ट्रिटी ऑफ वेना कब साइन हुई थी? 1815 में, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट चेंजेस दैट हैड बीन अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियन वॉर। तो जब नेपोलियन का राज था, नेपोलियन वॉर जब होने वाला था, तब जो सारे चेंजेस आए थे यूरोप में, उसे अनडूइंग करना, यानी कि उस सब को रिपीट करने को ही ये ट्रिटी बनाई गई थी। तो जो बोरबॉन डायनेस्टी थी उसे डिस्पोज किया गया ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, और रिस्टोर्ड टू पावर एंड द फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इन हैड नेक्स्ट अंडर नेपोलियन। सो जो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया है। तो जो फ्रांस ने टेरिटरी नेपोलियन ने लूज़ की थी और बोरबॉन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया, और जो फ्रांस ने टेरिटरी लूज़ की थी नेपोलियन के द्वारा, उसे वापस लाया गया। अ सीरीज ऑफ स्टेट, इसका मतलब जो सीरीज ऑफ स्टेट वॉज सेटअप ऑन द बाउंड्री ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। तो ये फ्रांस के जैसे बाउंड्री है उस पर स्टेट्स लगाई गई क्योंकि फ्रांस का जो एक्सपेंशन फ्यूचर में ना हो, इसके लिए। थस द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, द किंगडम ऑफ नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज सेटअप इन द नॉर्थ एंड द जीनोआ वॉज एडेड टू द पेडोमेंट इन द साउथ। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो किंगडम था नीदरलैंड में, उसने बेल्जियम आता था, उसमें नॉर्थ में बेल्जियम था और जेनोआ पीडोमोंट के साउथ में था। इससे आपको ये सारा समझ के ईजी है। तो प्रूशिया वॉज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। तो वेस्टर्न फ्रंटियर्स में क्या किया, प्रूशिया को टेरिटरी दी गई। फिर ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ओवर नॉर्दर्न इटली। सो नॉर्दर्न इटली पे ऑस्ट्रिया का कंट्रोल आ गया। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। तो पहले से फिर से रिकैप करें, द बोरबॉन डायनेस्टी विच हैज़ बीन डिस्पोज, अ सीरीज ऑफ स्टेट वाज सेट अप ऑन द फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है प्रूशिया was given important new territories on its expansion and Austria was given northern Italy. A German confederation of 39 states was left untouched. जो नेपोलियन ने 39 स्टेट का जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाया था उसे अनटच रखा गया। फिर रशिया को क्या दिया, रशिया was given part of Poland while Prussia was given portion of Saxony. So Saxony कंट्री, उसमें एक थोड़ा सा पोर्शन प्रूशिया को फिर से दिया। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by the Napoleon and create a new conservative order in the Europe. तो इसका मेन मोटिव यही था कि मेन एम यही था कि जो कंजर्वेटिव यानी जो पिछले न्यू कंजर्वेटिव रिजिम है उसे वापस चलाया जाए और उसे मोनार्की वापस से रिस्टोर किया। द कंजर्वेटिव रिजिम सेट अप इन 1815 वेर एटोक्रेटिक। जो कंजर्वेटिव रिजिम सेट की गई थी वो एटोक्रेटिक थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। तो वो जो नई रिजिम थी कंजर्वेटिव, वो कौन सा भी क्रिटिसिज्म या डिसेंट टॉलरेट नहीं करती थी। सो टू कर्ब एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेगिमेटिसी ऑफ एटोक्रेटिक गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ देम इम्पोज द सेंसरशिप लॉ। एंड तो उन्होंने बहुत सारे सेंसरशिप लाए क्योंकि वो सेंसरशिप लाने के वो उसके खिलाफ, उनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। न्यूज़पेपर, बुक्स या सॉन्ग्स में उनके खिलाफ कोई नहीं वापस आ सकता। पर लिबर्टी एंड फ्रीडम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था एसोसिएटेड। तो लिबर्टी और फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल। सो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था तो उससे बहुत सारे लिबरल को या लिबरल्स को हर बारी इंस्पायर करता गया रिवॉल्यूशन के लिए। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज द फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो जो बहुत सारे लिबरल थे, वन ऑफ द मेजर इशूज, तो ये बहुत ही मेजर इशू लिबरल नेशनलिज्म ने उठाया था। इनको फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस आपको पता है जो न्यूज़पेपर बनाए जाते हैं वही प्रेस, उस प्रेस को क्या करना, लिबरल नेशनलिस्ट ने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा आया था फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो प्रेस का तो आगे बढ़ते द नेक्स्ट पॉइंट इज 2.4 द रिवॉल्यूशनरीज। तो व्हाट इज रिवॉल्यूशनरी? तो जो रिवॉल्यूशन के में आगे थे उन्हें रिवॉल्यूशनरीज कहा गया है। तो ड्यूरिंग द ईयर, तो फॉलोइंग ईयर, तो आगे बढ़ते क्या है देखते धीरे से। तो रिवॉल्यूशनरीज, सो लेट्स गो फ्रंट टू सी व्हाट इज इट। तो आपको पता है रिवॉल्यूशनरीज फ्रेंच में जो आगे बढ़े थे उन्हें रिवॉल्यूशनरीज। तो वी विल लर्न अबाउट वन मेजर रिवॉल्यूशन। आप यहाँ देख सकते हैं एक फ़ोटो दी गई है जो कि गुस्सीपी मजीनी और उनके साथ कुछ रिवॉल्यूशनरीज दिए गए। मेन जो है यहाँ पे हमें पढ़ना है वो है इटालियन रिवॉल्यूशनरी गुस्सीपी मजीनी के बारे में। ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर 1815
तो जो 1815 का ईयर था उसमें फियर ऑफ रिप्रेशन आ गया, क्योंकि लिबरल रैशनलिस्ट जो मोनार्की वापस आ गई थी कंजर्वेटिव्स की वजह से, तो उन्हें फियर लगने लगा क्योंकि हमने पहले इनके खिलाफ रिवॉल्यूशन किया था, अब क्या होगा, इसलिए वो अंडरग्राउंड चले गए, यानी कि द नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। तो मेनी नेशनलिस्ट जो थे वो अंडरग्राउंड चले गए और सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन द यूरोपियन स्टेट टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडिया। तो बहुत सारे अंडरग्राउंड गए, पर तो आइडिया तो स्प्रेड होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बहुत सीक्रेट सोसाइटीज़ बनी टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम। तो हमें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी के बारे में पढ़ना है जिनका नाम है गुस्सीपी मज़ीनी। स्पेलिंग याद रखें, GIUSSPPEMAZZINI। तो गुस्सीपी मज़ीनी के बारे में हमें पढ़ना है। तो दिस टाइम टू बी रिवॉल्यूशन एट दिस टाइम मीन द commitment to oppose monarchical forms and been established after the Vienna Congress to fight liberty। तो इसका मतलब था उस समय का अगर हमें रिवॉल्यूशनरी बनना है तो इसका मतलब मोनार्कियल फॉर्म के अपोज में जाना है और फाइट करना है लिबर्टी और फ्रीडम के लिए, तो इसे ये एक रिवॉल्यूशनरी माना जाता है। मोस्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशनरी ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ द। तो फ्रीडम के लिए जो हम स्ट्रगल करें तो उसमें बहुत रिवॉल्यूशनरी ऐसा लगा कि हमें नेशन स्टेट बनानी चाहिए। तो वन ऑफ द इंडिविजुअल, तो यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर रिवॉल्यूशनरी के बारे में पढ़ने चले। तो वन सच इंडिविजुअल वाज एन इटालियन रिवॉल्यूशनरी। तो एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी था, कौन थे, द गुस्सीपी मज़ीनी। तो गुस्सीपी मज़ीनी एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे जिनका हमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इनके बारे में पढ़ना है। तो बॉर्न इन जेनोआ इन 1807 ही बिकम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी। तो कार्बोनरी के ये खुद मेंबर बने पहले, फिर उन्होंने ये तो यंग थे, यानी कि यंग लीडर थे, यंग रिवॉल्यूशनरी 24। ही वॉज सेंट इन टू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रिवॉल्यूशन इन लिंगुरिया। तो लिंगुरिया में इन्होंने 1831 में एक रिवॉल्यूशन किया था जिसकी वजह से इन्हें जेल में भेजा गया था। तो वापस आने के बाद भी ये चुप नहीं बैठे। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज। तो फर्स्ट यंग इटली इन मार्शलिस एंड यंग यूरोप इन बेरने। तो यंग इटली मार्शलिस में और यंग यूरोप इन बेरने में इनने फॉर्म की 2 सीक्रेट सोसाइटीज। तो इनके मेंबर कौन थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी स्टेट, ये इनके सारे मेंबर्स थे। तो मज़ीनी क्या बिलीव करते थे, तो मज़ीनी बिलीव क्या करते थे इसे हम देखना है। तो मज़ीनी बिलीव दैट, so let's see, तो गुस्सीपी मज़ीनी believed that God had intended nations to the natural units of mankind। तो गॉड को मज़ीनी बिलीव करते थे कि गॉड ने हमें एक नेशन स्टेट मैनकाइंड के लिए बनाया गया है। तो ऐसा इनका बिलीव था। तो आप स्टेटमेंट याद रखें, गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। तो इन्हें ऐसा लगता था कि इटली एक स्मॉल स्टेट ऑफ किंगडम नहीं हो सकता, तो इसे हम यूनाइट करना चाहिए और नेशन स्टेट बनाना चाहिए। तो क्योंकि इनका आइडिया था गॉड हैड इंटेंडेड द नेचुरल इन्वायरमेंट का, इट हैड बीन फॉरवर्ड इनटू सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन द एंडर। तो आपको पता है जैसे कि इटली के बहुत सारे टुकड़े थे, उसे ये यूनाइट करके एक इटली बनाना चाहते थे, यानी कि यूनिफाइड इटली बनाना चाहते, और इटालियन लिबर्टी कुड बी बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। तो दिस जो यूनिफिकेशन था उसका ये बेसिस होना चाहिए इटालियन लिबर्टी। तो फॉलोइंग दिस मॉडल, तो बहुत सारे इनके इस मॉडल को फॉलो करने के बाद बहुत सारे ने सोसाइटीज़ बनाई, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में भी सोसाइटी बनाई गई। किसको फॉलो करके, बहुत लोगों ने गुस्सीपी मज़ीनी को फॉलो किया और उनके ही आधार पे बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई गई। तो मज़ीनी रिलेंटलेस अपोजिशन टू monarchy and his vision of democratic republic frightened the conservative। तो इनका जो विजन था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाना है, तो इससे कंजर्वेटिव फ्राइटन हो गए। और जो बहुत बोलते थे मेटरनिंग, ड्यूक मेटरनिंग जो ऑस्ट्रेलियन कैंसर थे, उन्होंने क्या कहा, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। ड्यूक मेटरनिंग को ऐसा इन्होंने कहा, ड्यूक मेटरनिंग ने ऐसा गुस्सीपी मज़ीनी को कहा, क्योंकि उन्हें डर लगने लगा, क्योंकि उनके खिलाफ लोग बहुत आवाज़ उठाने लगे, इसलिए उन्हें कहा द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। तो ये आज के लिए बस इतना ही। तो आज ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत बार स्टेटमेंट आता है द मोस्ट डेंजरस एनिमी इन आउट ऑफ सोशल ऑर्डर। तो द एज ऑफ रिवॉल्यूशन ये आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।